भारत माता की। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब यहां भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रांगण में आएंगे, इतने ही कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया और ये सौभाग्य है कि आज का ये बलिदान दिवस धारा 370 हटने के बाद का पहला बलिदान दिवस है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था वो मोदी जी की सरकार ने इस बार आते ही पूरा किया है। उनके उस बलिदान को शत शत नमन है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंसराज हंस जी, प्रवेश वर्मा जी, रमेश विदुड़ी जी, मनोज तिवारी जी, विजय गोयल जी, रामवीर सिंह विदुड़ी जी, अजय महावर जी, अनिल वाजपेयी जी, अभय वर्मा जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, सभी हमारे दिल्ली के जो सीनियर सांसद नेता हैं वो आज अपने अपने स्थानों से इस वर्चुअल रैली में हमारे साथ जुड़ गए हैं और सभी प्लेटफॉर्म पे आज विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रदेश कार्यालय में बहुत थोड़ी संख्या में युवाओं को यहां बुलाया था। ये नई पीढ़ी भी डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को समझ सके और उस पर आत्ममंथन कर सके। बहुत ही चंद क्षणों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, श्याम जाजू जी, संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी उनको लेने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां पहुंचेंगे हम विधिवत इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी, हमारी नई दिल्ली की सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, पंजाब से हमारे सह प्रभारी श्री तरुण चुग जी, मनोज तिवारी जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, रमेश विदुड़ी जी हमारे सांसद, हमारे युवा सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी, हमारे युवा सांसद पूर्वी दिल्ली से श्री गौतम गंभीर जी, हमारे सांसद श्री हंसराज हंस जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री पूर्व सांसद महेश गिरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री सरदार आरपी सिंह जी, दिल्ली में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी, श्री विजय गोयल जी, विजेंद्र गुप्ता जी, सतीश उपाध्याय जी, ये सब हमारे साथी आज अपने अपने स्थानों से, अपने अपने घरों से, अपने अपने कार्यालयों से, अपने अपने जगह जहां जहां उन्होंने व्यवस्था की थी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं सब लोग बैठे हैं। हमारे विधायक अभय वर्मा जी मुझे नजर आ रहे हैं, विधायक हमारे अनिल वाजपेयी जी, अजय महावर जी, ये सब धीरे धीरे पूरा दिल्ली प्रांत की पूरी टोली जो है वो अपने अपने स्थान से इस कार्यक्रम में आप सब लोग स्क्रीन से देख रहे होंगे, सब लोग जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री
जिन पे आजकल बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, दिन रात जो लगातार पूरे देश में कोरोना के खिलाफ जो जंग हो रही है उसके लिए पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व है कि ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे दिल्ली के सांसद हैं, वो भी आज इस बलिदान दिवस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुनने के लिए स्क्रीन पर बैठे मुझे नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एक बार सब लोग पूरे जोश के साथ बोलेंगे, और जो लोग स्क्रीन पे भी आवाज सुन रहे हैं और जो लाखों कार्यकर्ता फेसबुक के माध्यम से दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पेज से जुड़ चुके हैं, यूट्यूब से जुड़ चुके हैं, ट्विटर के माध्यम से जुड़ चुके हैं, और जो वेबएक्स पे सभी हमारे साथी जुड़े हैं, उन सब से भी मैं कहूंगा सब लोग मिलकर पूरे दिल से पूरी आवाज में मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। इस आवाज से नहीं, पूरे दम से, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, सारे के सारा है। ये सपना देखिए, आप देख रहे हैं, सब लोगों को लाइव नजर आ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रांगण में आप आ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी उनकी अगुवाई कर रहे हैं और धीरे धीरे चलते हुए वो हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि अभी इससे पहले आसाम की वर्चुअल रैली पे उन्होंने संबोधन किया। एक बार सब लोग खड़े होकर करतल ध्वनि से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और श्याम जाजू जी को कि वो मंच पे आए। देखिए कितनी विनम्रता से विजय कुमार मल्होत्रा जी का वो अभिनंदन और अभिवादन कर रहे हैं। हम जिन क्षणों का इंतजार कर रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का इस प्रांगण में आने के लिए, मैं सबसे कहूंगा कि सभी मंचासीन हमारे जो मेहमान हैं, कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करने के लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए और पुष्पांजलि के लिए वो आगे बढ़ेंगे। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक है। भारत माता की, भारत माता की, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, भारत माता की। आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी भी साथ चलकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कितना हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज ऐसे वरिष्ठ नेतृत्व करने वाले विजय कुमार मल्होत्रा जी भी हमारे बीच में हैं। और सब लोगों ने आज विधिवत रूप से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। पुष्पांजलि करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय श्याम जाजू जी, भारत माता की। मैं अब
स्वागत की कड़ी में आज बहुत हर्ष है कि नवनियुक्त अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कार्यालय में आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और धारा 370 हटने के बाद भी ये पहला बलिदान दिवस है और उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कार्यालय में आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से कहूंगा कि सबसे पहले वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अंग वस्त्र देके, एक बार जोरदार तालियां, रुकनी नहीं चाहिए आपकी तालियां, और एक पौधा देके, ये हरियाली का प्रतीक पौधा। अब मैं निवेदन कर रहा हूं हर्ष मल्होत्रा जी से, ये हम सबके बहुत ही आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी का आप स्वागत करें। आप आज एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने, जब विद्यार्थी परिषद बना 9 जुलाई 1949 को, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में विजय कुमार मल्होत्रा जी का नाम है, और जब जनसंघ की भी स्थापना हुई तो भी संस्थापक सदस्य के रूप में विजय कुमार मल्होत्रा जी रहे। और विजय कुमार मल्होत्रा जी ने स्वयं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया, न सिर्फ काम किया, उनके साथ जेल में भी रहे। आज बहुत सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में वो हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। मैं अब निवेदन कर रहा हूँ श्री डॉक्टर मोनिका पंत जी को, जो हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा है, श्याम जाजू जी का, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली के प्रभारी हैं, अंग वस्त्र देकर और पौधा देकर आप उनका स्वागत करेंगे। और हमारे युवा प्रदेश के मंत्री विक्रम विदुड़ी जी से कहूंगा कि आप भी आज नवनियुक्त हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को पौधा देकर और अंग वस्त्र देकर, भारत माता की, जोरदार तालियां एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी के, जोरदार तालियां। ये बहुत सौभाग्य है कि हमारे सभी वरिष्ठ नेता स्क्रीन पर दिख रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो वहां हमारे साथ जुड़े हैं, तरुण चुग जी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश विदुड़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, गौतम गंभीर जी, हंसराज हंस जी, महेश गिरी जी, सरदार आरपी सिंह जी और रामवीर सिंह विदुड़ी जी, और इसके साथ साथ पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल जी, विजेंद्र गुप्ता जी और सतीश उपाध्याय जी, सब आज अपने अपने स्थानों से इस कार्यक्रम में अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुनने के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्षीय भाषण के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को बुलाऊं, उससे पहले एक छोटा सा परिचय, सरल व्यक्तित्व, युवा, और जिन्होंने बहुत सरलता से विद्यार्थी परिषद में जिले की जिम्मेवारी लेकर जिन्होंने काम शुरू किया, और उस दायित्व पे मेहनत से काम करते करते विभिन्न दायित्व निभाते हुए दिल्ली में आप नॉर्थ एमसीडी के मेयर रहे। सबको अपनी सरल व्यक्तित्व से और अपनी भाषा से सबको जोड़ा। आज बहुत सौभाग्य है कि वो दिल्ली प्रदेश के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में अध्यक्षीय भाषण के लिए आदरणीय आदेश गुप्ता जी को निमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों से स्वागत। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के अवसर पर प्रदेश कार्यालय में पहली बार मेरे अध्यक्ष बनने के बाद
पधारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, अगर मैं कुछ बात कहूं कि जिनके नेतृत्व में और जिनके मार्गदर्शन में मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया है और उनके ओजस्वी भाषण को, उनकी कार्यशैली को, उनकी सरलता को मैंने नजदीक से देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप इस कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता आपसे प्रेरणा लेकर सेवा काम में जुटे हैं और आज आपके नेतृत्व में पूरे देश में लगभग 9 करोड़ से अधिक भोजन पैकेट, राशन, खाद्यान्न वितरित किया गया है। ऐसे संक्रमण काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन करेंगे। मंच पर विराजमान पार्टी के सीनियर नेता, जनसंघ की स्थापना के समय के साक्षी और हमेशा ही एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका में रहने वाले डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी हम अभिनंदन करेंगे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली एवं उत्तराखंड के प्रभारी और कार्यकर्ताओं के लिए सदा सुलभ, सरल, ऐसे स्वभाव के धनी आदरणीय श्याम जाजू जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन करेंगे। बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, इस वर्चुअल उद्बोधन में हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हमारे सामने हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी हैं, जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। प्रदेश के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन लाखों हजारों कार्यकर्ता पार्टी के जो इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और उनमें से मैं उल्लेख करना चाहूंगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी, मीनाक्षी लेखी जी, मनोज तिवारी जी, विजय गोयल जी, गौतम गंभीर जी, हंसराज हंस जी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी, पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, सभी नेता जो हमारे हंसराज हंस जी, सभी सांसद और पूर्व अध्यक्ष, हमारे सीनियर नेता इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ चुके हैं। बहन मीनाक्षी लेखी जी भी हमारे बीच में आ गई हैं, उनका भी जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग यहाँ पर डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्सियत थे, वो पुण्यात्मा थे, जिनकी शहादत को, जिनके बलिदान को आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 23 जून 1953 के बाद हर उस कार्यक्रम में, हर उस रैली में, हर कार्यक्रम में वो याद किए जाते हैं। हम लोग नारा लगाते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी
वो कश्मीर हमारा है, ये नारा लगाते लगाते हम लोग बड़े हुए। हमारे दिल के अंदर एक आग है, दिल के अंदर एक चुभन थी। हम लोग कश्मीर समस्या के बारे में बात करते थे। उन्होंने अपना बलिदान, अपना सर्वस्व इस देश की अखंडता के लिए निछावर किया, और उन्होंने, वो देश के एक बहुत बड़े विद्वान थे, शिक्षाविद भी थे। वो चाहते तो बहुत सारे रास्ते उनके लिए खुले हुए थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बहुत कम उम्र में बन गए थे। 1939 के अंदर वो बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। बंगाल के अंदर तमाम आंदोलनों में भाग लेके बंगाल के एक प्रखर नेता के रूप में उभरे। बंगाल में वित्त मंत्री के रूप में भी रहे। लेकिन जो एक आग थी देश के लिए कुछ कर गुजरने की, डॉक्टर मुखर्जी जी, जब हम लोग इस तरह की बात करते थे पार्टी के कार्यक्रमों में, तो कई बार कुछ लोगों की व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी रहती थी। अरे कश्मीर में धारा 370 कौन हटा सकता है, कश्मीर से 35 से कौन हटा सकता है। लेकिन आज बड़ा गर्व और सुकून होता है जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब संसद के अंदर 5 अगस्त 2019 को यह प्रस्ताव रखा, तो पूरे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की निगाहें उन पर थी। और जब देश से धारा 370 और 35 से समाप्त हुआ, तो वास्तव में डॉक्टर मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि हमने उस समय अर्पित की। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद पहली बार इस भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रांगण में उन्होंने यहां कदम रखा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत सारी उपलब्धियां डॉक्टर मुखर्जी जी की रही हैं, लेकिन मुझे जो 2 बहुत बड़ी उपलब्धियां समझ में आती हैं कि डॉक्टर मुखर्जी जी अगर बलिदान नहीं होते, अगर डॉक्टर मुखर्जी जी नहीं होते, तो शायद कश्मीर के अंदर जो आज निर्विघ्न रूप से हम लोग मां वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए जाते हैं, हम लोग बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं, वो शायद नहीं जा पाते। क्योंकि उस समय वीजा परमिट लगता था कश्मीर में। उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया था कि इस एक देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान, एक निशान होगा, इसको लेकर आंदोलन किया था, जिसके फलस्वरूप उनको बंदी बनाया गया इसी परमिट न होने की वजह से। उन्होंने कहा था, मैं सांसद हूं, मैं इस देश का संसद का एक प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मुझे इस देश की संप्रभुता, जो कश्मीर हो या भारत, कश्मीर से अलग कोई हिस्सा, कश्मीर में जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस आंदोलन के फलस्वरूप परमिट नहीं होने से उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद जिस रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, उनका बलिदान हुआ, उसके बाद ही कश्मीर से परमिट हटाया गया। और आज पूरे हिंदुस्तान के लोग मां वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए बिना परमिट के जाते हैं, निश्चिंत रूप से जाते हैं। डॉक्टर मुखर्जी जी के बारे में इतनी बातें हैं कि जिनको आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत सारे इतिहास, उनका इस देश के अखंड भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। इन सब बातों को आज हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी रखेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश का कार्यकर्ता, जिस कोरोना संक्रमण काल में भी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सक्रियता के साथ लगा है, ये सब जो हमारी प्रेरणा है, वो आदरणीय नड्डा जी की प्रेरणा से हम लोग ये काम कर रहे हैं और ये काम अनवरत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।
जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है। धन्यवाद। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन, अनेकों अनेकों पुस्तकें उनके जीवन में उनके ऊपर लिखी गई, और हम ये कह सकते हैं कि उनका जीवन जो है वो एक ज्ञान गंगा के रूप में है। जब जब उनके ऊपर कोई पुस्तक लिखी गई, तब तब वो पुस्तक उनके जीवन का एक नया आयाम लेकर हमारे बीच में आई। हमेशा ऐसा हुआ कि हर नई पुस्तक ने एक नया विषय छेड़ा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे प्रेरक भी हैं और हमारे आदर्श भी हैं। ऐसी ही एक पुस्तक का विमोचन आज यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से होगा। मैं प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी को कहूंगा कि वो एक बार आएं और पुस्तकें लेकर आएं। इस पुस्तक का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डेथ इन डिटेंशन, अ केस फॉर इंक्वायरी। ये पुस्तक जो है, ये इसमें उनकी माता जी का, जोगा माया देवी जी की बहुत भूमिका है, और उनके जो भाई हैं उमा प्रसाद मुखर्जी ने, उन्होंने इस पे बहुत शोध करके ये पुस्तक का, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। जोरदार तालियों से इस पुस्तक का हम विमोचन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में सबको सुनना चाहते थे, समय का अभाव है। मैं इससे पहले कि सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निमंत्रण दूं, हमारे बीच में श्याम जाजू जी भी हैं, जो हमारे प्रभारी भी हैं। सरल उनका स्वभाव है, सभी कार्यकर्ताओं से सरलता से मिलते हैं। इमरजेंसी में जेल में भी गए और पुराने कार्यकर्ता हैं, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी हैं। आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से एक बार उनका फिर से स्वागत आप करें। पटना से अपनी पढ़ाई करने के बाद, शिमला यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद, दिल्ली के अंदर 25-50 युवाओं को लेकर देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले और बफोर्स की दलाली खाने वाले मौरबर्ग जब दिल्ली आए, तो 50-60 साथियों के साथ एक युवा जुझारू कार्यकर्ता आंदोलन कर रहा था और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। ये इस पार्टी की संस्कृति है कि वही कार्यकर्ता जो एक युवा कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष करता था, वो कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और आज हम सब लोग मिलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर प्रेरणादायक उद्बोधन सुनेंगे। जब से जनसंघ बनी, भारतीय जनता पार्टी बनी, हमेशा हम कहते रहे कि त्याग, तपस्या और बलिदान भाजपा की है पहचान, और ये नारा इसीलिए क्यों सार्थक हुआ, ये सब जानकारी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें देंगे। मैं निमंत्रण करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां पर आए। जोरदार। इससे पहले एकल गीत हमारे कार्यकर्ता कनिष्क करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार सीखो। जो कांटों के पथ पर आया, भूल
फूलों का उपहार उसी को, जिसने गीत सजाए अपने तलवारों के झन झन स्वर पर, जिसने विप्रवराग आलापे रिम झिम गोली के वर्षण पर, जो बलिदानों का प्रेमी है जगती का प्यार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। हंस हंस कर एक मस्ती लेकर, जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया है, संकट है त्योहार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। दुर्गमता लख बीहड़ पथ की, जो न कहीं भी रुका कहीं पर, अनगिनती आघात सहे पर, जो न कहीं भी झुका कहीं पर, झुका रहा है मस्तक अपना, यह सारा संसार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। माँ भारत माँ के मुकुट की शोभा, हर पल प्रतिक्षण शिथिल हुई थी, जननी जन्मभूमि की सेवा, जीवन देकर तभी हुई थी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, शत शत नमन है उस धरती को, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को, फूलों का उपहार उसी को, फूलों का उपहार उसी को। बहुत सुंदर। और अब मैं सीधा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निमंत्रण दे रहा हूं कि वो आज का उद्बोधन प्रारंभ करें और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। जगत प्रकाश नड्डा। आज के इस बलिदान दिवस के कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनसे हम लोगों ने अपने युवा काल में प्रेरणा ली और जिनसे दृष्टि ली, ऐसे हमारे सम्मानीय विजय कुमार मल्होत्रा जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री श्याम जाजू जी,
यहाँ उपस्थित दिल्ली के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी सांसद, यहाँ मीनाक्षी लेखी जी बैठी हैं, बाकी सभी पदाधिकारी हैं और मैं विजुअल में देख पा रहा हूँ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हमारे तिवारी जी गाड़ी में सवारी करते हुए मुझे सुन रहे हैं और उसी तरीके से हमारे विजय गोयल जी मास्क हटा करके वो भी देख रहे हैं। तो दूरदर्शन भी हो रहा है उनका, दूर से लेकिन दर्शन हो रहा है। तो इस वर्चुअल रैली में, वर्चुअल बलिदान दिवस के कार्यक्रम में आप सब जुड़े हैं। मुझे बताया गया है कि हजारों कार्यकर्ता दिल्ली के जुड़े हैं। ये टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मित्रों, कोरोना का संक्रमण ने हम सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज तो जरूर रखा। एक स्थिति ये भी आई थी कि क्या पार्टी को इस लॉकडाउन अवस्था में क्या लॉकडाउन करना पड़े, कैसे करेंगे लाखों कार्यकर्ता काम, कैसे करेंगे जनसेवा, कैसे जुड़ेंगे लोगों से। लेकिन मुझे संतोष होता है इस बात को बताते हुए आप सबके साथ कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने इस संक्रमण काल में डिजिटल टूल का लाभ उठाते हुए लाखों कार्यकर्ताओं ने करोड़ों लोगों की सेवा की है और पार्टी को मदद की। अभी ये बलिदान दिवस है, लेकिन जब मैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूं तो मुझे आपके साथ शेयर भी करना चाहिए। आप सब लोगों ने 8 लाख कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 महीने में 19 करोड़ फूड पैकेट्स जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। 5 करोड़ आपने राशन बांटा है। 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 30 दिन का राशन, और लगभग 5 करोड़ हमारी महिला मोर्चा ने, महिला मंडल ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, एनजीओ ने, महिला मोर्चा के नेतृत्व में 5 करोड़ फेस मास्क अपने हाथों से बना करके बांटा है। आप समझिए कि इस वर्चुअल रैली के माध्यम से या वर्चुअल बलिदान दिवस के कार्यक्रम के माध्यम से इस डिजिटल टूल का लाभ उठाते हुए पार्टी ने किस तरीके से अपने संदेश को पहुंचाया है और किस तरीके से इसका उपयोग किया है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें अग्रगणी रहे। तो मैं सबसे पहले तो उनको इसके लिए बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। दिल्ली में मुझे याद है यहाँ श्याम जाजू जी बैठे हैं, सिद्धार्थन जी बैठे हैं, कभी फोन करो 500 पैकेट मेरे पास है, कहाँ पहुंचाएं। हमारे सब लोगों ने इसमें कोशिश की। 15 मिनट में कोई कार्यकर्ता आता था और पैकेट ले जा करके वो जरूरतमंद तक पहुंचाता था। ये स्थिति थी। बहुत अच्छा काम दिल्ली के लोगों ने किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके दृष्टि को आत्मसात करते हुए पार्टी को कैसे आगे मजबूत किया जा सकता है, इसके चिंतन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए हम सब लोग करें। सबसे पहले तो मैं दिल्ली प्रदेश को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बलिदान दिवस को इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मनाने का तय किया है। संक्रमण कितना भी हो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं डिगेंगे, हम रहेंगे अपने बात पर और चलते रहेंगे। इसको आपने समझा। मित्रों, जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की चर्चा करते हैं, जैसा कि आदेश जी ने बताया कि वो एक संभ्रांत परिवार से, कलकत्ता में शिक्षाविद परिवार में उनका जन्म 1901 में। बहुत होनहार विद्यार्थी, 16 साल की उम्र में मैट्रिकुलेशन कर ली, 20 साल में ग्रेजुएशन कर ली, 22 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, बंगला में भी की पोस्ट ग्रेजुएशन। बाद में इंग्लैंड चले गए। संभ्रांत परिवार था, शिक्षाविद परिवार था, पिताजी माताजी का आशीर्वाद था।
लेकिन वो बहुआयामी प्रतिभा के मालिक। 3 साल में वहां से बैरिस्टर बनकर के लौटे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर नियुक्त हुए। ये बात ध्यान रखें। इसलिए वो किसी के आधार पर, किसी के सपोर्ट पर, किसी के सहयोग से ऐसा नहीं, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी विद्वता, अपना कर्म, अपनी ताकत, इसके आधार पर वह वाइस चांसलर। यही नहीं, इसके बाद वो लगभग 4 साल तक वाइस चांसलर रहे। मैं जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन को देखता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, और विचार भी बहता प्रवाह था। अगर अपने ही विचार को काटते कारण बन जाए तो उसको काटते करते हुए वो सच्चाई को ढूंढने निकल पड़ते थे। इसलिए वो एक बहता प्रवाह था। अब जब वाइस चांसलर बने, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को कलकत्ता विश्वविद्यालय में, उस समय गुलामी का समय, दीक्षांत समारोह में बुलाया और दीक्षांत समारोह में उनको बंगला में दीक्षांत का भाषण देने के लिए प्रेरित। ये पहली बार अंग्रेजों के समय में कोई कलकत्ता यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में भारतीय भाषा में दीक्षांत की भाषण हुआ हो, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इन्विटेशन पर किया था। ये पहला अवसर। उनका राजनीतिक जीवन, ये ठीक है, वो वाइस चांसलर बने 1933 में, लेकिन वो राजनीतिक जीवन उनका 1929 में ही शुरू हो गया। वो पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधान परिषद के सदस्य बने। अब यहां से उनके जीवन को देखिए आप। विधान परिषद का बहिष्कार करने का कांग्रेस पार्टी ने तय किया। वो बहता प्रवाह थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वैचारिक पृष्ठभूमि पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर के फिर जीत करके आए, ये बात। और फिर उन्होंने बंगाल में नेतृत्व भी किया। बंगाल में आगे चल करके उन्होंने संयुक्त सरकार में वो मंत्री भी रहे। मंत्री रह करके मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। यानी आप देखिएगा उनके जीवन में कोई पद उनका लक्ष्य नहीं था। जब जब कोई पद लक्ष्य के प्रति रोड़ा बना तो उन्होंने उस पद को धिक्कार कर दिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन वो उसके साथ आगे चले। अब उस समय का कारण क्या था? आपको मालूम होगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के बीच उस समय के अंग्रेज बो रहे थे, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे और बंगाल को आगे पाकिस्तान में ले जाने की तैयारी हो। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन चला करके बंगाल के विभाजन के लिए योजन किया, ताकि ये जो आज वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, ये भारत का अंग रह जाए। इस बात को उन्होंने कहा, इस बात को हमको ध्यान में रखना। ईस्ट पाकिस्तान तो बन गया, वो जो ईस्ट बंगाल था। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत बार ये इस बात को कहते थे कि अगर जिन्ना ने भारत को तोड़ने की कोशिश की तो हमने पाकिस्तान को तोड़ा है, इस बात को वो कहा करते। और उस समय अर्थ था सारा आसाम जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था, आवर हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम। ये सारे का सारा जाने की तैयारी में था। पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा था, लेकिन उन्होंने एक आंदोलन करके बंगाल को भी बचाया, पंजाब को भी बचाया, असम को भी बचाया और भारत की धरती पर भारत के उसमें रहा। इस बात को समझना चाहिए। वो 1941-42 में जहां मंत्री बने, राष्ट्रवाद से उसके बाद वो आकर्षित हुए, मंत्रिपरिषद उन्होंने छोड़ा, वो राष्ट्रवाद से आकर्षित हुए, हिंदू महासभा में गए। हिंदू महासभा की दृष्टि से उन्होंने काम को शुरू किया और काम को अंजाम देने का प्रयास किया और कोशिश ये की कि समाज की सेवा की। इसी समय में बहुत बड़ा अकाल बंगाल में आया, एक संक्रमण आया। उस अकाल के दौरान 1943 में 1943 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल की लीडरशिप अपने हाथों में ली
और सबसे बड़ा सेवा कार्य उनके नेतृत्व में बंगाल में हुआ। और लोग याद रखते हैं कि उनके दिल में जो मलहम लगाने की ताकत थी, लोगों को आत्मसात करने की ताकत, लोगों का सहयोग करने की ताकत, बंगाल के लिए जब उन्होंने अपील की तो लोगों ने बड़ी मात्रा में उनका सहयोग किया और 2 समितियों का गठन करके उन्होंने धन भी अर्जित किया समाज के लिए और अनाज भी इकट्ठा किया और बड़ी मात्रा में बंगाल के लोगों की सेवा की। और उससे वह बंगाल में उन्होंने एक अपनी छवि बनाई, लोगों में रिस्पेक्ट के साथ साथ एक प्यार, ममता बिखेरने वाला, ममता देने वाला, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हम सबको जीवन देखने को मिलता है और ये सब उनके साथ हमने देखा है। बाद में वो सांसद बने। जब सांसद बने तो उस समय भी वो संयुक्त विपक्ष के नेता और प्रवक्ता बनाए। उस समय अकाली दल भी जुड़ा विपक्ष के दृष्टि से, बाकी छोटे दल जुड़े, इंडिपेंडेंट्स जुड़े, सबका नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दिया गया। ये हमको ध्यान रखना। उसी समय, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके थे, लेकिन वो सांसद थे। उस समय महात्मा गांधी ने एक विचार दिया था कि हमको पार्टी से बाहर के लोगों को भी मंत्री बनाना चाहिए और 2 लोग उस समय मंत्री बनाए गए। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कानून मंत्री बने थे और एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उपभोक्ता मंत्री और उद्योग मंत्री बने। उद्योग मंत्री की दृष्टि से उन्होंने जहां चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री खड़ी की, रिफाइनरीज खड़ी की, बड़े बड़े काम किए, लोकोमोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर बैंगलोर में खड़ा किया, एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंगलोर में उन्होंने बंगलुरु में काम किया, एक अपनी छवि बनाई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो बहता प्रवाह थे और विचार के व्यक्ति नहीं विचार थे। नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ और नेहरू लियाकत पैक्ट के तहत यह तय हुआ कि जो विभाजन हुआ है उस विभाजन में जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं उनकी चिंता हर एक देश, लियाकत अली इसकी चिंता पाकिस्तान में करेंगे और भारत में जवाहरलाल नेहरू इसकी चिंता करेंगे कि माइनॉरिटीज के बारे में देख रहे। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बहुत सीरियस प्रश्न उठाया और सीरियस प्रश्न यह था कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज का रिलीजियस परसिक्यूशन कहां हो रहा है। हिंदुस्तान में मुस्लिम पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट से ज्यादा संख्या में मुसलमान भारत में और पूरी इज्जत के साथ रह रहे हैं। दिक्कत तो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में आई है। 23% से जनसंख्या घट करके नीचे आ गई, 22% से 24% से जनसंख्या घट करके नीचे आ गई। आज तो ये जनसंख्या 3 और 7 रह गई है। बांग्लादेश में 7% रह गई, पाकिस्तान में 3% रह गई। लेकिन उस समय 30 बहुत तीव्र गति से घट रहा। और लियाकत अली उस समय जब पैक्ट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि इट इज ए लिप सर्विस, ये सिर्फ कहने के लिए है, ये हो नहीं रहा। और नेहरू जी आप गलत तरीके से इसमें एंटर कर रहे हैं, इससे देश का हित नहीं होगा। उसी समय महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग धार्मिक कारणों से वहां प्रताड़ित हो रहे हैं उनको यहां बसाया। सभी नेताओं ने इस बात को कहा, लेकिन वहां पर यह कहा गया मत आओ मत आओ, तुम्हारी सुरक्षा होगी, और सुरक्षा नहीं हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कह दिया कि हम इस मंत्रिमंडल में नहीं रहे। बाद में हमारे यहां भी महात्मा गांधी के शहादत के बाद उस समय के कारणों से आरएसएस पर बैन हुआ था। बाद में आरएसएस पर बैन उठा क्योंकि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रभक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की सेवा कर रहा था। उस समय गुरु गोलवलकर जी ने तय किया कि हमारा भी राजनीतिक दृष्टि से विचार के प्रदान होना चाहिए, और धीरे धीरे हम सबको मालूम है कि उस विचार को बढ़ाते हुए हमारे सभी लोगों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की।
और जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई तो उस समय शुरुआती दौर में संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। इस समय तक जम्मू कश्मीर में एक खिचड़ी पक रही थी। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हम सब जानते हैं कि कई ऐसे निर्णय लिए गए जिसमें लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, और वही खता वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया। उस जम्मू कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन में कहा गया था कि जहां जहां तक की जमीन महाराजा हरि सिंह के आधिपत्य में है वो भारत के गणराज्य में शामिल होता है, और भारत के संविधान के प्रथम शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में 15वीं स्टेट के रूप में स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर विराजमान होता है। ये उसमें जोड़ा गया। लेकिन आपको मालूम होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां कुछ न कुछ योजन बनाना शुरू किया। बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तक पहुंची। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू दिन से इस पर हमला बोला कि जब कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हो चुका, 15वां राज्य घोषित जम्मू कश्मीर हो चुका है, सभी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी राज्य बन चुका, तो अब कोई जरूरत नहीं है कि कोई स्पेशल दर्जा दिया जाए। लेकिन आपको मालूम है नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला के समय खिचड़ी पक रही थी, और इस खिचड़ी में पकने में क्या था कि हम उसको विशेष दर्जा देंगे। उस विशेष दर्जा को देने के लिए संविधान सभा में आर्टिकल 370 को रखने का काम किया गया। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि इसको अयंगर साहब ने उस समय रखा था, और उस समय उन्होंने कहा दिस इज ए टेम्पररी फेज, ये टेम्पररी है धारा 370, दिस विल गो। ये क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी एग्जिस्टेंस में, उसकी विधानसभा नहीं है, इसलिए हम ये धारा 370 दे रहे हैं, एंड दिस विल गो। इस तरह की बातचीत उस समय कही। लेकिन शेख अब्दुल्ला के इरादे कुछ और थे, और जवाहरलाल नेहरू जी का उनको प्रोत्साहन देने के इरादे कुछ और थे। क्या हुआ कि हिंदुस्तान का भी प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर का भी प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का भी झंडा और जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, भारत का संविधान भी, और जब तक उसको जम्मू कश्मीर रेटिफाई न करे तब तक वो संविधान का अंग न बने, और जम्मू कश्मीर का संविधान अलग। अभी धारा 370 समाप्त होने के बाद हमने अपने उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा था संविधान में। जम्मू कश्मीर की संविधान में सोशलिस्ट शब्द नहीं था, नहीं उन्होंने जोड़ा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसी समय जब ये बीज बोया जा रहा था, उसी समय इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली थी, और बड़े मुखर होकर के उन्होंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी, और जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ शेख अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखी, और ये कहा कि 2 वजीर आजम नहीं रह सकते, 2 संविधान नहीं रह सकते। और जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप जो कर रहे हैं इसके बारे में जो भी आपके मन में विचार है वो आप पार्लियामेंट में रखिए, देश जानना चाहता है, देश समझना चाहता है। न शेख अब्दुल्ला ने जवाब दिया, न उस समय के भारत के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, न श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बुलाया, न ही उनसे गुफ्तगू की, न ही उससे चर्चा की, और बिना चर्चा के उस तरफ अग्रसर हो गए। और इसी अग्रसर होने में धारा 370 लगा। हमारी सेवाओं में सिर्फ रोड्स बनाना, डिफेंस की सर्विसेज, बाकी सारी की सारी सर्विसेज का विषय कानून बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर को चला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब 35 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसमें 4 करोड़ मुसलमान हैं, वो अगर पूरे आन बान शान के साथ भारत में रह सकते हैं, तो 25 लाख मुस्लिम वो श्रीनगर में एक साथ सुकून के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? इसका जवाब हमको मिलना चाहिए। क्या दिक्कत है? और जब महाराजा हरि सिंह ने सारी की सारी भूमि एक्सेशन कर दी है, तो इसके बाद क्या, कहां से सवाल आता? शेख अब्दुल्ला ने जवाब नहीं दिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने जवाब नहीं दिया।
उसके बाद पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ये परमिट राज को तोड़ने के लिए चलूंगा। भारतीय जनसंघ के वो संस्थापक अध्यक्ष थे, हम सबको मालूम है। 8 मई को वो पटना दिल्ली से चले ट्रेन में, उनके साथ बलराज मधोक भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, बाकी लोग भी थे। रास्ते में हर कोई उनको देखने के लिए उमड़ा। एक नजर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, एक नजर। और मुझे जहां तक बताया गया कि अमृतसर के आसपास पहुंचने के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलराज मधोक को वापस भेज दिया और ये कहा कि तुम देश में इस लड़ाई को, इस आवाज को तेज करने के लिए तीव्र गति से लगो, सारी पार्टी को झोंको, सारी पार्टी उसमें लगे और इस काम को तुम जाकर के दिल्ली में इसको अंजाम दो, इसको आगे। वो 8 तारीख को चलते हुए 11 तारीख को वो लखनपुर बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अब तो ये मुझे अरेस्ट करेंगे। वो इनर लाइन परमिट की बात थी, तो वो परमिट राज के खिलाफ ही लड़े थे और नारा क्या था? एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चले। इसी बात की लड़ाई लड़ी। तो वो परमिट के विषय का जब आया तो उनको लखनपुर में अरेस्ट कर लिया गया। हम सब लोग जानते हैं उस समय उन्होंने अटल जी को संदेश दिया था कि अब तुम भी लौट जाओ और जाओ, मेरा संदेश सब लोगों को दो, सारे लोगों को दो, और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और हम जम्मू कश्मीर की लड़ाई को जीत हासिल करेंगे। इधर देश में जगह जगह पर आंदोलन शुरू हो गए, प्रदर्शन शुरू हो गए, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई यानी प्रजातांत्रिक, एक अपने हक की लड़ाई शुरू हो गई। हम सबको मालूम है कि उनको वहां अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके उनको श्रीनगर ले जाया गया और श्रीनगर ले जा करके उनको जेल में डाल दिया गया। हम सब ये भी जानते हैं कि 23 तारीख रहस्यमय तरीके से, यानी 11 मई को वो अरेस्ट हुए थे, 8 मई को दिल्ली से चले थे, 11 मई को अरेस्ट हुए थे। 23 जून को, आज के दिन 1953 लगभग 11 बजे ये डिक्लेयर किया गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे। उनकी डेथ 5 घंटे पहले हो चुकी। वो उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोई रिकॉर्ड नहीं था कि अस्पताल में कब भर्ती किया गया, कोई रिकॉर्ड नहीं था कि किस कारण से भर्ती किया गया, कोई रिकॉर्ड नहीं था कि उनको क्या बीमारी लगी। एक रहस्यमय तरीके से श्रीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली और वो बलिदान। हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि खंडित भारत का अखंडता के लिए लड़ता हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पहला बलिदान था। इस बात को हमको समझना, पहला बलिदान। इसीलिए मैंने कहा वो विचार थे, वो व्यक्ति नहीं थे, विचार थे। उन्मुक्त विचारों के साथ और अनकॉम्प्रोमाइजिंग, उस विचार के प्रति उनकी प्रखरता सबको मालूम है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब पत्रकार ने शेख अब्दुल्ला से पूछा, जब उनकी बॉडी श्रीनगर एयरपोर्ट से कलकत्ता के लिए रवाना हो लगी, तो शेख अब्दुल्ला ने कहा, आई हैव गॉट नो कमेंट्स टू गिव। आप सोचिए कि कितना इनह्यूमन और कितना, जिसे कहते हैं कि पैर रखने वाला मन एक नेता का स्पष्टता से दिखता है ये बात। इतना ही नहीं, 11 मई के और 23 जून के बीच में जवाहरलाल नेहरू 5 दिन के लिए श्रीनगर, 4 या 5 दिन। न शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा की, न ही जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से हाल पूछा। बाद में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि आप दिल्ली ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाएं। उसका जवाब नेहरू ने नहीं दिया। ये देश की घटनाएं हैं ऑन रिकॉर्ड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की माता जी ने देहावसान के बाद, बलिदान के बाद जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखी और यह कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज भी जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों नहीं इंक्वायरी की
जो रहस्यमय तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, उनकी जीवन लीला समाप्त हुई थी, यह भी जवाहरलाल नेहरू के न करने का एक बहुत बड़ा रहस्य है, अनआंसर्ड है। लेकिन मित्रों, जैसा मैंने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हम सब लोगों ने तय किया था कि व्यर्थ नहीं जाए। वो विचार है, उस विचार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और हम सब लोग जब कॉलेज की अवस्था में थे, विजय जी उस समय राष्ट्रीय महामंत्री होते थे, पहले मंत्री थे फिर राष्ट्रीय महामंत्री होते, हम कॉलेज में पढ़ते थे। एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, इसका नारा लगाते थे। एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा, कितनी यात्राएं की। और मुझे तो एकता यात्रा में एडवांस पार्टी में जाने का मौका मिला, लाल चौक में 15 दिन पहले पहुंचने का मौका मिला, हमने वो भी दिन देखे हैं। मन में प्रश्न आता था कि क्या हम कभी धारा 370 से छुटकारा पाएंगे, क्या हम मुख्य धारा में उसको शामिल कर पाएंगे, ये मन में प्रश्न था। लेकिन एक विश्वास था कि आज नहीं तो कल हम कर पाएंगे, इस बात का विश्वास। बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। मोदी जी के नेतृत्व में देश की परिस्थिति बदली, राजनीतिक तौर तरीका बदला, राजनीति की संस्कृति बदली। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में उभरती हुई सबसे बड़ी पार्टी बनी। एनडीए ने गवर्नमेंट फॉर्म की और 2019 में अपने बलबूते पर संपूर्ण मेजॉरिटी, 3/4 मेजॉरिटी लेकर के भारतीय जनता पार्टी वैचारिक पृष्ठभूमि 303 एमपी जीतते। और ये 303 एमपी जब जीत करके आए, हमारे विचारों की लड़ाई को एक्सप्रेशन देने का, उसको तर्क के साथ तर्कसंगत तरीके से उन बातों को पूरा करने का समय आया। और इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी के 6 साल के, ये जो 6ठा साल है, ये उपलब्धियों वाला साल है और 6 दशक के काम को 6 साल में मोदी जी ने निपटाया है, इस बात को। और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूं। मित्रों, राजनीति में लड़ना और लड़ाई लड़ना, लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता लंबे समय तक, 3 पीढ़ियां खप गई, 3 पीढ़ियां खप गई। आप सोचिए मेरी क्या स्थिति रही होगी जब मैं 5 अगस्त को गृह मंत्री के बगल वाले कुर्सी पर बैठा होऊंगा और गृह मंत्री वो कागज पढ़ रहे होंगे कि मैं धारा 370 को इस संविधान के अनुच्छेद के तहत इसको निरस्त करता हूं, 35A को समाप्त करता हूं। और उसके बाद कहा गया हो कि आप अब इस पर वोटिंग दीजिए, तो मैं इस उंगली को कितना भाग्यशाली मानता हूंगा कि वो बटन दबा करके हमको भी उस काम को करने का मौका मिला और करोड़ों लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का मौका मिला। यहां मीनाक्षी लेखी जी बैठी है, 6 तारीख को इन्होंने बटन दबा दी, सबने दबा दिया और धारा 370 धाराशाही हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, वो प्रेम, वो विचार, उसकी लड़ाई को अंजाम देने का काम मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने पूरा किया है। इस बात को आज हम प्रथम धारा 370 समाप्ति के बाद ये बलिदान दिवस पहला साल है। आप समझिए कि हम पिछले साल भी हमने भाषण दिया था, पिछले साल भी हमने कहा था। मुझे याद है मैं वहां पार्क में दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ गया था, तो उस दिन हमने क्या कहा था कि ये धारा 370 की लड़ाई चलेगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन यह कल्पना कि अगले साल उसको हम पूरा कर पाएंगे, ये इसकी खुशी का इजहार हम सब लोग कर सकते। लेकिन मित्रों, आप याद करो, ये कांग्रेस पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और खाने का मतलब भारत का प्रधानमंत्री अपने सांसद जो अरेस्ट है श्रीनगर में 5 दिन के लिए रहे और पूछे नहीं, और वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को न बताए न पूछे। क्या अवस्था रही होगी, किन अवस्थाओं में वो लड़ते हो। आज हम भी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि हमारा कार्यकर्ता राजनीतिक कारणों से अगर हिरासत में जाता है, घंटों में हम वापस लेकर के आते हैं। यह परिस्थिति घंटों में, एक तो होने नहीं देते,
राजनीतिक कारणों से प्रताड़ना सह, ये ताकत आ जाएगी। लेकिन हमारे देश का नेता, संस्थापक अध्यक्ष, सांसद और वैचारिक पृष्ठभूमि पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक अपना व्यक्तित्व था, पार्टी से ऊपर उठ करके उनका व्यक्तित्व था। उस समय जनसंघ को उनके अध्यक्ष बनने से ताकत मिली थी, यह उनका व्यक्तित्व था। सब लोग उनके साथ जुड़ना चाहते थे, क्या पक्ष क्या विपक्ष। लेकिन उस समय जो अंदर पक रहा था जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, जो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में, उसका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर लड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में एक ताकतवर सरकार बनाकर और मोदी जी की इच्छा शक्ति को पूरा करते हुए अमित शाह जी की रणनीति के माध्यम से इसको हम पूरा कर पाए हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज ये जो परिवर्तन आया है इसको हमको समझना चाहिए। और जब मैं धारा 370 की बात कर रहा हूं तो मैं ये भी आपको बता दूं कि कश्मीर की जनता धारा 370 नहीं चाहती थी, वो विकास चाहती थी, वो मुख्य धारा में शामिल होना चाहती। ये तीन परिवार जो हलवा मांडा के दृष्टि से राजनीति में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। धारा 370 समाप्त होने से पहले 106 कानून भारत के संविधान ने, पार्लियामेंट ने पास किए हुए लागू नहीं होते। ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं था, और कोई नहीं। ट्राइबल कौन है? गुजर और बकरवाल दोनों मुसलमान हैं, दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन वहां ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं था। वाल्मीकि का बेटा सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है। पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते। बच्चों के साथ अगर दुष्कर्म हो जाए तो पॉक्सो नहीं लागू होता था। महिलाओं के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं लगता था। भ्रष्टाचार हो रहा था, एंटी करप्शन एक्ट नहीं लगता था। आज पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिलेगा, वाल्मीकि का बेटा जज भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा। वहां कोई भी काउंसिलर से लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ सकेगा। महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। वो कहीं भी शादी कर लें, वो कहीं भी किसी से शादी कर लें, उनकी प्रॉपर्टी पर बराबर की हिस्सेदारी उनको मिलेगी। बच्चों के साथ न्याय होगा, महिलाओं के साथ न्याय होगा। यह परिस्थिति आज ये धारा 370 के जाने के कारण हुई। और ये धारा 370 का विचार का प्रवाह का स्रोत, उद्गम स्थान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन है। उनका जीवन है वो उद्गम स्थान, जिसके कारण से बेबाक बात करने वाले। और देखिए, उन्होंने जो भाषण लखनपुर में भी जो दिया, उन्होंने किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने विचार के बारे में कहा। मैं जब शेख अब्दुल्ला से जानना चाहता हूं कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान कैसे रहे। मैं जवाहरलाल नेहरू से जानना चाहता हूं कि एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे। क्या है आपका अस्तित्व? एक देश में दो झंडे कैसे रहेंगे? उन्होंने ये प्रश्न खड़े किए और उन प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे सकते। पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना त्याग बलिदान लगाकर और 3 पीढ़ियां खपत करते हुए आज ये ताकत आई है कि हम यहाँ पर खड़े होकर दिल्ली प्रदेश कार्यकर्ताओं के साथ वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिया हुआ लक्ष्य पूरा करते हुए उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के इस दृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके ज़्यादा खुशी का विषय क्या हो सकता है? हमें ये सुकून है कि हम कह सकते हैं कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम किया है। एकांगी भारत को पूरा जोड़ने का काम, एक लड़ी में पिरोने का काम। मित्रों, मैं इतना ही हम अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा। ये व्यक्तिगत रूप में मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग, हम सब लोग राजनीति में काम करते हैं। हम कभी कभी काम करते करते दिशा से भटक जाते हैं। राजनीति के प्रलोभन भी ऐसे होते हैं कि हमको भटकाने के लिए बहुत आवश्यक, बहुत से रास्ते में प्रलोभन भी मिलते हैं, क्योंकि ये राजनीति में सत्ता भी आती है, सत्ता के साथ साथ मन भटकाव भी आता है। हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से कुछ सीखना है तो याद रखना, राजनीति में कभी किसी पद से जुड़ाव मत करना।
राजनीति में जुड़ाव करना तो विचार से करना, एक नहीं अनेकों पद मिलते चले जाए, विचार से दूर। उस विचार को मजबूत रखना, वो रहेगा तो हम रहेंगे, वो रहेगा तो पार्टी रहेगी, वो रहेगा तो पार्टी में ताजी हवा आएगी, वो रहेगा तो हम ताजगी में काम कर सकते। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से सीखना है तो निर्भीक होना सीखो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से सीखना है तो विचारों के प्रति समर्पण सीखो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ से सीखना है तो ज्ञान अर्जन सीखो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से कुछ सीखना है तो त्याग करना सीखो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से सुनना है तो सबको साथ चलाने की ताकत पैदा। सच्ची श्रद्धांजलि हम सब लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छोटे से छोटा गुण भी, उसको कण मात्र भी अगर हम अपने में संजो लेंगे तो हम विचारधारा का बहुत भला करेंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से उनको आज याद करके, और हमारे जो हजारों कार्यकर्ता, विजय जी सर हिला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मेरी बात की हामी भर रहे हैं। अब तिवारी जी भी लगे थोड़ा सा हमारी बात में हामी रखने के लिए। मैं उधर विजेंद्र को भी देख रहा हूँ, बाकी लोगों को भी देख रहा हूँ, बिदूरी साहब को भी देख रहा हूँ, वो भी बैठे हैं। आप सब लोग इस तरीके से विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं, इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया है। मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, अभी मैं 36वीं वर्चुअल रैली करके आया हूँ। असम में मेरे साथ फेसबुक और लाइव कनेक्शन और व्हाट्सएप ग्रुप में जो कनेक्शन दिए गए थे उसमें जुड़ने वालों की संख्या 33 लाख थी, 33 लाख। परसों में राजस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा, उसकी संख्या 70 लाख थी। और अमित शाह जी जब बंगाल में जुड़े थे तो उसकी संख्या 1 करोड़ थी। तो आप समझ सकते हैं इस वर्चुअल रैली की ताकत क्या है। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पार्टी हैज गॉन फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन। करोड़ों लोगों को हम संबोधित कर पाए हैं, करोड़ों लोगों। अभी मैं अपने असम के लोगों को से जुड़ करके आया हूं, उनके साथ मिल करके आया हूं। तो मित्रों, दिल्ली में 15 मिनट के अंतर पर अगर मैं एक तरफ आसाम के 33 लाख लोगों से जुड़ सकता हूं और यहां मैं हजारों लोगों के साथ जुड़ सकता हूं, तो पार्टी कितना कम लागत में कितनी दूर तक अपना संदेश पहुंचा सकती है, इस बात को समझना चाहिए और इसको भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कहूंगा इसको आगे बढ़ाना चाहिए। घर बैठे लोग व्हाट्सएप पर पूरी लाइव सुन रहे हैं, पूरी लाइव देख रहे हैं। आप समझिए क्या ताकत है इसकी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी इस डिजिटल वर्ल्ड का उपयोग करें। जब तक कोरोना का साया है तब तक हम लोग सब लोग स्टे सेफ, रिस्पेक्ट एवरीबडी बट सस्पेक्ट एवरीबडी। डिस्टेंस रखना जरूरी है, अपने आप को संभालना जरूरी है, हाथ साफ रखने जरूरी है, सैनिटाइजर बारंबार लगाना जरूरी है, साबुन से हाथ धोना जरूरी है। दोस्ती भी करनी है लेकिन वो दोस्ती बनी रहे, इसलिए दूरी भी रखनी जरूरी है। इस बात को हम समझें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, यहाँ बैठे सभी कार्यकर्ता और जो सुन रहे हैं वो अगर देखेंगे तो सबके रोंगटे आज खड़े हो गए। जिस तरीके से आपने चलचित्र के जैसा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन हमारे बीच में रखा। मैं अंत में धन्यवाद के लिए हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा डॉक्टर मोनिका पंत जी को कहूँगा कि वो दिल्ली प्रदेश की तरफ से धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने हमारे एक निवेदन पर अपने व्यस्तम क्षणों में से समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया, हमें अपना आशीर्वचन दिया और इतना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, जो कि जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम भी किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली और उत्तराखंड के प्रभारी
और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जाजू जी का आभार। हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, जिनकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम हो रहा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, ऐसे हमारे संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे सभी सांसद, सभी विधायक और कार्यकर्ता साथियों का, जो अपने घरों से, अपने बूथों से और अलग अलग केंद्र के साथ हमारे से जुड़े और अध्यक्ष जी के उद्बोधन को सुना। उपस्थित मीडिया और सभी प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद। एक बार पुनः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की धन्यवाद।